सरकारी मुलाजमीन हैं या मालिकान हैं उनके लिए टैक्स का सिस्टम और है और सिविलियन के लिए टैक्स का सिस्टम और है। ये दोहरा मेयार जो होता है ना, ये एक अगर इस तरह के कानून लगाएंगे, इस तरीके से टैक्सेस इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर डेफिनेटली मार्केट पे इफेक्ट तो आएगा। अब दूसरे बैरूनी मुल्क जितने भी हैं उनकी कामयाबी की वजह क्या है कि वज़ीर आज़म के लिए जो कानून है वही एक सिविलियन के लिए कानून है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस इन्होंने रखा है ना गवर्नमेंट का और सिविलियंस का, जो सिविलियंस को मतलब एक अलग कैटेगरी में ला के इन्होंने खड़ा कर दी। अगर 200 प्लस सोसाइटीज़ इस टाइम लाहौर के सराउंडिंग में चल रही हैं, उनमें ऑन ग्राउंड उनके पास पोजीशन 1000 प्लॉट की है और वो 10-10 हज़ार प्लॉट की सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। गवर्नमेंट उनको अप्रूवल दी जा रही है और वो लोग जो है ना 500 की कैपेसिटी होती है, लैंड कैपेसिटी 500 प्लॉट्स की है और सेलिंग जो है ना वो 10-10 हज़ार प्लॉट की कर रहे हैं। तो कैसे इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी लोगों की? यानी जो बाकी के जो प्लॉट उन्होंने सेल किए हैं वो बिल्कुल हवा में। यस, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उनमें 95% जो है ना वो फ्रॉड है। डाउनफॉल की जो बेसिक वजह ना वो तो है बैंकिंग सेक्टर। इस्लामिक बैंकिंग का जो एक हर किसी ने अडॉप्ट कर लिया है निज़ाम के 1 करोड़ रुपया जमा करवाएं और 2 लाख प्लस जो है ना वो माहाना प्रॉफिट लें। मैं हूं आपका मेजबान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफत की दुनिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त उमैर सईद साहब, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, क्राउन स्टेट के नाम से एक रियल एस्टेट में नाम है। बहुत से लोग मुझसे, मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाता था, लोग मुझसे सवाल करते थे कि यार रियल एस्टेट के बिजनेस में एकदम से ये डाउनफॉल क्यों आ गया है। तो उमैर सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उमैर भाई, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात वैसे ही क्रिटिकल है, ठीक नहीं है, तो इस वक्त जो प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है इसमें एकदम ऐसे अपना डाउनफॉल कैसे आ गया? प्रॉपर्टी के बिजनेस में डाउनफॉल की जो बेसिक वजह ना वो तो है बैंकिंग सेक्टर। इस्लामिक बैंकिंग का जो एक हर किसी ने अडॉप्ट कर लिया है निज़ाम के 1 करोड़ रुपया जमा करवाएं और 2 लाख प्लस जो है ना वो माहाना प्रॉफिट लें। ठीक है, वो 1 करोड़ के पीछे 2 लाख तक जो है महीने का प्रॉफिट दे रहे हैं। 100K प्लस अपना प्रॉफिट जी प्रॉफिट दे रहे हैं। तो रियल एस्टेट में वो लोग जिनको हम मतलब सैकड़ों घर हमने भी बेचे हैं, जिनको हम 2-2.5 करोड़ का घर लेके देते थे, उन्हें 70-80 हज़ार रुपया महीना किराया आता था। अब वो लोग जो है ना इस चीज़ से बैंकिंग सेक्टर में मूव हो गए रियल एस्टेट से, और वहाँ पे जो है 1 करोड़ के पीछे उन्हें 2 लाख से ऊपर मंथली प्रॉफिट मिल जाता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस वक्त जो प्रॉपर्टी, जो रियल एस्टेट के जो काम में जो फॉल डाउन जो आया है वो आने की वजह ये टैक्सेस हैं। कुछ लोगों को टैक्सेस से पाक कर दिया गया और कुछ लोगों पे टैक्स लगा दिया गया। क्या समझते हैं कि वजह यही है? इन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया ना इस दफ़ा। वो डिफरेंस जो है ना वो नहीं होना चाहिए। वो कानून सब के लिए, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि कानून सब के लिए एक जैसा होता है। तो ये आप सरकारी मुलाजमीन हैं या मालिकान हैं उनके लिए टैक्स का सिस्टम और है और सिविलियन के लिए टैक्स का सिस्टम और है। ये दोहरा मेयार जो है ना, ये एक अगर इस तरह के कानून लगाएंगे, इस तरीके से टैक्सेस इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर डेफिनेटली मार्केट पे इफेक्ट तो आएगा। अब दूसरे बैरूनी मुल्क जितने भी हैं उनकी कामयाबी की वजह क्या है कि वज़ीर आज़म के लिए जो कानून है वही एक सिविलियन के लिए कानून है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस इन्होंने रखा है ना गवर्नमेंट का और सिविलियंस का, जो सिविलियंस को मतलब एक अलग कैटेगरी में ला के इन्होंने खड़ा कर दिए। ठीक है, ये इसकी वजह से मार्केट में इफेक्ट ज़रूर आएगा। अच्छा, अभी जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में ये हाउसिंग सोसाइटीज़ को लेके बहुत से फ्रॉड भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फाइलें ले लेते हैं, ये करते हैं जी फलां टोन वो पंजाबी जिमें कहते हैं कि इट पुटो बदमाश थे, अज इट पुटो अपना जो टोन निकलते पे ने। बिल्कुल टोन निकलते हैं। अब ये टाउन्स जो हैं किस टाउन में इस वक्त पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? कहाँ पर अभी आप समझते हैं कि यार हालात ठीक चल रहे हैं, अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करें? जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे यार? नहीं, मार्केट का तो देखें, रियल एस्टेट के मुतालिक सिर्फ एक ही मैं बात करूँगा। चाहे जितने भी डेवलपर्स हैं मार्केट में, अगर 200 प्लस सोसाइटीज़ इस टाइम लाहौर के सराउंडिंग में चल रही हैं, उनमें ऑन ग्राउंड उनके पास पोजीशन 1000 प्लॉट की है और वो 10-10 हज़ार प्लॉट की सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। जो मेन, अगर गवर्नमेंट ने कंट्रोल ही करना है, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर ही करना है, तो उसको इस तरीके से करें कि इन डेवलपर्स को जाके इनके ऑडिट्स करें, इनको जाके इनको टैक्स नेट में लाएं।
वहाँ पे जितने लोगों ने फाइल्स वगैरह बाय की हैं उन लोगों को टैक्स नेट में लाएं, उन लोगों का एक मैकेनिज्म इस तरीके से बनाएं कि लोगों को पता चले कि ये सोसाइटी ओवर सेलिंग कर रही है या मार्केट में जो एक्चुअल इनके पास कैपेसिटी है 500 प्लॉट की है उतनी ही सेलिंग कर रही है। और बाकी रियल एस्टेट में ऑन ग्राउंड जितनी भी पोजीशंस हैं, मतलब ऑन ग्राउंड प्लॉट जितने भी हैं, उनमें किसी में डाउनफॉल नहीं आया। मतलब लास्ट में हम लोग DHA में 10 साल से ज़्यादा, मुझे भी टाइम हो गया देखते हुए, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वो सब लोगों के आगे टाइम के साथ जो सा ना मैच्योर हो रहे हैं, प्राइसेस उसमें फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स हैं लोगों की। लेकिन ये जो नॉन पोजीशन नॉन डेवलप एरियाज हैं वो चाहे मतलब DHA मार्केट में, उनमें फ्लक्चुएशन चलती रहती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो सा ना इन्वेस्टमेंट लोगों की ख़राब कर दी है कि आपका मतलब ओवर सेलिंग करके प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट सेक्टर भी बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ जो इंटरेस्ट बैंक दे के लोगों को अपनी तरफ मूव कर रहा है, इन्वेस्टर्स को, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये सूद के मामला हैं या जो भी मामला है, लोग उस तरफ बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं। इसी तरह दूसरी बुनियादी वजह इसकी ये प्राइवेट डेवलपर्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनकी मल्टीपल गवर्नमेंट उनको अप्रूवल दी जा रही है, और वो लोग जो सा ना 500 की कैपेसिटी होती है, लैंड कैपेसिटी 500 प्लॉट्स की है, और सेलिंग जो सा ना वो 10-10 हज़ार प्लॉट की कर रहे हैं। तो कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स क्यों रहेगी लोगों की? यानी कि जो बाकी के जो प्लॉट उन्होंने सेल किए हैं वो बिल्कुल हवा में हैं। यस, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उनमें 95% जो सा ना वो फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। उसका गवर्नमेंट ऑडिट करे। चले, अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में होता ये है उमैर भाई के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये सारे अपना जो है ना बेशर्मियाँ करते वही हैं, करवाते वही हैं। अब अगर गवर्नमेंट इस चीज़ का एक्शन नहीं लेती, जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं इनको आप क्या पैगाम देंगे कि एक प्लाट लेने से पहले किसी हाउसिंग सोसाइटी में किन किन चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए, कौन कौन से मामला देखने चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, उनसे सवाल क्या करेंगे? सबसे पहले तो सोसाइटी की अप्रूवल आप LDA से वेरीफाई करें कि आया। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन वेरीफाई करें कि सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड है कि नहीं है। उसके बाद वो जो डेवलपर जिससे आप प्रोजेक्ट अपनी कोई प्लॉट की फाइल ले रहे हैं, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उनका डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, पहले उसने क्या क्या चीज़ें डिलीवर की हैं, आपको काफ़ी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग अपना जो है वो बिजली के टावर्स लगा देते हैं लेकिन अंदर बिजली होती नहीं है, और लिख देते हैं कि गैस भी है हमारे पास, ये भी है, और फिर बाद में जब आप प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये जितने भी डेवलपर्स हैं जो इस टाइम हाउसिंग सोसाइटीज़ ला रहे हैं, वो उनके पास मेन पे सिर्फ थोड़ा सा फ्रंट होता है, बैक एंड पे जगह नहीं होती, उसी को मेन बुलेवर्ड कंसीडर करके तो लोगों को दिखा के तो पीछे 5-5, 10-10 हज़ार प्लॉट वही खंबे लगा के और 4 कंटेनर रख के इसी तरीके से तो बेच रहे हैं। जब आप उसके बाद में उनसे डिलीवरी की तरफ आते हैं तो सोसाइटी 5-5 साल चक्कर लगवाती है। अब हम लोग DHA में काम कर रहे हैं, DHA में जितने भी लोगों को हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं, मतलब मल्टीपल लोग हैं, सब सिक्योर हैं DHA में। DHA की फाइल कमिटमेंट्स थोड़ी सी डिले हो जाती हैं, ऑन ग्राउंड उसका मतलब पोजीशन लेट हो जाता है, इस चीज़ को हम अग्री करते हैं, लेकिन उसका ये लोकल डेवलपर्स वाला हाल नहीं है। हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते DHA को लोकल डेवलपर्स के साथ। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि अब DHA में जाहिर सी बात है अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 3 करोड़। अब बहुत से लोग मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनकी जो पेज तनख्वाहें होती हैं वो 2-2 लाख रुपए होती हैं। ये सोसाइटीज़ की मद में अपना वो 50,000 रुपये महीना लेते हैं, 50,000 महीना लेते हैं, तो वो बेचारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जो इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन आज जॉब है कल जॉब नहीं है, साल बाद 2 साल बाद थक जाते हैं। तो वो जब पैसे लेने जाते हैं तो वो डेवलपर्स जो हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वो उनसे कटौती करती है। क्या उनके लिए भी कानून ऐसा है कि वो उन्हें उनके पैसों में कटौती नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये हर डेवलपर जो से जब आप उनके पास बायबैक पॉलिसी में जाते हैं, मोस्टली डेवलपर्स के पास तो बायबैक पॉलिसी है ही नहीं, और जिनके पास बायबैक पॉलिसी है कि वो आपसे चीज़ वापस लें, वो आपसे 25%, 30% कटौती करते हैं, या उस टाइम की मार्केट जो चल रही है उस पर 20%, 25% हाँ वो कटौती करते हैं, और कटौती करने के बाद उसका भी आपको तकरीबन 3 से 6 महीने बाद का चेक देते हैं।
अच्छा, ठीक है। और आप जो है ना वो डेफिनेटली जिस टाइम आप एग्रीमेंट उनसे कोई भी प्रॉपर्टी फाइल बाय करते हैं, ये चीज़ें तो आप उन्हें लिख के दे चुके होते हैं ना, साइन कर चुके होते हैं, जो उन्होंने एक बनाया होता है, हाँ उस पर तो आप कर चुके होते हैं साइन के, ठीक है हम इसको एग्री करते हैं इनके लॉज को सोसाइटी के। लेकिन ये थे उमैर सईद साहब। उमैर सईद साहब से हमने जानने की कोशिश की कि इस वक्त प्रॉपर्टी के मामले में, रियल एस्टेट के मामले में डाउनफॉल क्यों चल रहा है। उमैर भाई ने बताया कि इस वक्त डाउनफॉल की जो बड़ी वजह वो इस्लामिक बैंकिंग है, जहां पर एक शख्स 3 करोड़ पे इन्वेस्ट करता था, 3 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद वो 70,000, 70,000, 80,000 या 1 लाख 100K आप समझ लें कि वो उसको किराया आता था। वहीं पर इस्लामी बैंकिंग ने 3 करोड़ के पीछे अगर उसको 7 लाख या अपना जो है वो 6 लाख रुपया या 7 लाख रुपया उसको देना शुरू कर दी है, तो वो फिर कहाँ से रियल एस्टेट के मामले में अपना जो है रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। और दूसरी जो बड़ी वजह वो बता रहे हैं कि टैक्सेस हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए कानून और जो आम सिविल बंदा है उसके लिए कानून और है। तो ये भी एक बड़ी वजह सामने आई है। और दूसरा मेरा एक पैगाम है आपको कि आप अगर कोई चीज़ किस्तों पे ले रहे हैं या प्लाट आप किस्तों पे ले रहे हैं, अगर उसकी असल कीमत आप अदा कर चुके हैं और आपके पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है और वो जो किस्तों वाला या सूद वाला आपको तंग कर रहा है ना, तो आप कानून का दरवाज़ा बजा सकते हैं, आप अदालत भी जा सकते हैं, आप थाने भी जा सकते हैं और बाकायदा कानून मौजूद है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ पर्चा भी होगा और आपसे वो आपकी चीज़ छीन भी नहीं सकता। अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं उस प्रोजेक्ट को मज़ीद आप चला सकते तो वो पाबंद होगा आपके पैसे आपको वापस करने का। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।